Hi, today is 18th of September 2020. This is set number 38, 25 MCQs in 30 minute. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी का पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। मूलभूत दिस राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट। ये परमानेंट इन नेचर होते हैं, सैक्रोसैंक्ट होते हैं, सिंस दे कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। इज दिस ट्रू? ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फंडामेंटल राइट्स को, उनके इम्प्लीमेंटेशन को, रेमेडी को सस्पेंड किया जा सकता है। यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सी, सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट तो होते नहीं है फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पार्लियामेंट ने इन्हें कई दफे अमेंड भी किया है। सो दे कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, पार्लियामेंट ने उसको बना दिया दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, पार्लियामेंट कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स, हर फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है। राइट टू लाइफ कभी सस्पेंड नहीं होगा, जब नेशनल इमरजेंसी इवन लगी है तब भी। सो यहाँ दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो डी इज द राइट आंसर। नंबर 2, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट भी हो सकता है। इम्पीचमेंट का मतलब उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में ये मेंशन है। ग्राउंड्स क्या होंगे इसके, ये आपको बताना है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। इनमें से अगर किस चीज़ में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होंगे तो उनको इम्पीच करके उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। सी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली थिंग जो मेंशन है आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट के लिए। ये नहीं है और ये भी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, one only. Number 3, who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission? Finance Commission होती है आर्टिकल 280। अभी 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह साहब, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो लेट डाउन होती है बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बट फाइनेंस कमीशन खुद जाके इसे यहाँ पे देते हैं या फिर एक चैनल के थ्रू आती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी है यहाँ पे। तो क्या ये डी करेक्ट आंसर है? नो, डी करेक्ट आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज दिस ए, यूपीएससी की रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है ना, ये प्रेसिडेंट के पास जाती है, प्रेसिडेंट फिर इसे लेट डाउन करते हैं इन दिस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में लाएंगे। सो द राइट आंसर इज दिस ए। नंबर 4, असिमेट्रिक फेडरलिज्म। यूएस में 50 स्टेट है, हर स्टेट के पास इक्वल दिस राइट्स है, तो वहाँ पे सिमेट्रिकली फेडरलिज्म है। इंडिया में ऐसा नहीं है। यूपी की नंबर ऑफ सीट्स कितनी ज़्यादा है और सिक्किम या गोवा में सीट्स कम है। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन का डिफरेंस है दोनों स्टेट्स में। तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या दिखाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, ऑफ कोर्स यस, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीट वेरी करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, यहाँ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ ट्राइबल एरियाज को, तो ये भी सिमेट्री तो हुआ नहीं। आर्टिकल 371 के अंदर कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, तो अगेन ये भी सिमेट्री नहीं हुआ। तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं? ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, ऑल आर करेक्ट। 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट है, अगर आप गवर्नर बनना चाहते हो तो कुछ प्री रिक्विजिट होती है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर होगा, मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। जिस राज्य का गवर्नर बनाना है पहले उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से आप कंसल्टेशन करेंगे।
ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नर ए स्टेट का है तो ही शुड नॉट बी द रेसिडेंट पर्सन फ्रॉम दैट स्टेट. आउटसाइड स्टेट से गवर्नर बनेगा. तो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. सी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है. इवन एज का भी ये 30 ईयर इज नॉट द नंबर. आप बताओ नंबर क्या है. ये करेक्ट नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया इज द, ये सफिशिएंट कंडीशन है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सो ये 5 सवाल हो गए पॉलिटी के. नेक्स्ट, हिस्ट्री. नाट्य शास्त्र. नाट्य होता है, नाट्य होता है. नाट्य मतलब एक कंप्लीट दिस, ड्रामा भी है, म्यूजिक भी है, एवरीथिंग. नाट्य, नृता, नृता, नाट्य. नाट्य शास्त्र जो होता है इसमें ड्रामेटिक कंपोजिशन मतलब ड्रामा भी होता है, म्यूजिक भी होता है और एक थीम भी होगा, रास थ्योरी भी होगा. तो ये तीनों करेक्ट है. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. सी, 1 2 3 ऑल आर ट्रू. नाट्य शास्त्र में एक ड्रामेटिक कंपोजिशन होती है, म्यूजिकल होती है एंड रास थ्योरी भी होती है. सो ऑल आर ट्रू. नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वर एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सेटलमेंट. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर यू कैन फाइंड वन क्वेश्चन. हड़प्पन सेटलमेंट. तो हड़प्पन सेटलमेंट कर पाते थे प्लोइंग ऑफ दिस क्रॉप फील्ड. खेत को जोतना आता था उन्हें. मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करते थे, हमने पढ़ा था ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करते थे ये. एनिमल प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी करते थे, मतलब इन्होंने डोमेस्टिकेशन भी कर रखा था एनिमल्स का. और इनको इरिगेशन की भी चीज़ें पता थी. ये काफ़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी उस टाइम के हिसाब से. तो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी. ये सब के सब ट्रू है. 1 2 3 4 ऑल आर ट्रू. नंबर 8, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सी इवेंट पहले आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. तो प्रपोजल ऑफ राजगोपालाचारी फॉर्मूला, दिस सीआर फॉर्मूला आया था. क्विट इंडिया मूवमेंट आया था. वेवल प्लान आया था. प्रपोजल ऑफ देसाई लियाकत पैक्ट आया था. अब हमें पता है इनमें क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट पता है 1942 में आया था. तो 2 तो सबसे पहले होगा. तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, एलिमिनेट किया ना. अब अपनी 50% प्रोबेबिलिटी हो गई है आंसर करेक्ट करने की. तो 2 इज देयर. अब 1 भी हमें पता चल गया, 2 के बाद 1 ही आएगा. मतलब सबसे पहले क्विट इंडिया, देन सीआर फॉर्मूला. इन दोनों के बाद अब हमें ये दोनों में देखना है, 3 एंड 4 में. तो पहले देसाई लियाकत पैक्ट होगा, पहले देसाई लियाकत पैक्ट होगा एंड देन उसके बाद फिर फाइनली वेवल प्लान आएगा. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 1 4 3. सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट आया, फिर प्रपोजल ऑफ सीआर फॉर्मूला आया, देन फिर प्रपोजल देसाई लियाकत पैक्ट आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीग में ऐसे अग्रीमेंट की बात, देन फिर फाइनली वेवल प्लान आएगा. सो 2 1 4 3. नंबर 9, गुरु नानक देव जी के साहब के बारे में बताना है. गुरु नानक जी फाउंडर हैं, फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म. सिखिज्म में गुरु हैं, गुरु में ये पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी. ये फाउंडर भी हैं और फर्स्ट गुरु भी हैं सिखिज्म में. तो इज इट ट्रू. गुरु ग्रंथ साहिब एटर्नल गुरु कंटेन्स एंटायरली द टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी और इसको होली टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म कहा जाता है. एटर्नल दिस गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब बहुत होली माना जाता है इसे. गुरु नानक जी बिलीव करते थे गॉड एक फॉर्मलेस है, मतलब हमने पढ़ा था ना निर्गुण और सगुण. तो गॉड इज फॉर्मलेस एंड देयर इज वन गॉड, केवल एक गॉड है हु ड्वेल्स इन एवरी वन ऑफ हिज क्रिएशन. सारे क्रिएशन में वो एग्जिस्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एटर्नल ट्रुथ को. तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट में गुरु ग्रंथ साहिब की दीज आर राइट, बट यहां एक वर्ड लिखा था एंटायरली, एंटायरली द टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी. नो, गुरु ग्रंथ साहिब में कंपाइलेशन है, जो डिफरेंट गुरुज ने जितनी टीचिंग्स दी थी सबका कंपाइलेशन सार है वहां पे. एंटायरली नहीं है गुरु नानक देव जी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 1 एंड 3. नंबर 10, ये बड़ा फेमस है, तिरुकुरल. तमिल लिटरेचर. ये सब जो तमिल लिटरेचर हुआ है ना, ये संगम एज में हुआ है. संगम एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है तमिल लिटरेचर में. तमिल जो लैंग्वेज है बहुत बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये मेलोडियस लैंग्वेज है तमिल लिटरेचर. तिरुकुरल जो है तमिल लिटरेचर में, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर है क्या,
ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिसमें प्रेज दिया है चेरा किंग का। एंशियंट ट्रीटीज हैं, कोड ऑफ एथिक्स, कंडक्ट कैसे होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर, और तमिल बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो ये जो तिरुकुरल है ना, यहाँ का जो तमिल संगम लिटरेचर है ये मोस्टली सोसाइटी पे वहाँ की बताता है, हाईलाइट करता है। ये सेक्युलर इन नेचर है। ये कोड ऑफ एथिक्स बताता है। कोड ऑफ एथिक्स मतलब द आंसर इज सी, एंशियंट दिस कोड ऑफ एथिक्स। सो द आंसर इज हियर इज 3 सी, तिरुकुरल तमिल लिटरेचर। तो ये कंप्लीट होता है हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी में। ये कुछ वर्ड्स होते हैं। लॉजी मीन्स दैट स्टडी, सो पोमोलॉजी, दिस ओलेरिकल्चर, दिस अर्बोरिकल्चर, और ये है फ्लोरिकल्चर। आपको बताना है, मैच कराना है इन्हें। तो पोमोलॉजी होता है ट्रीज और वुडी प्लांट्स के लिए, ओलेरिकल्चर होता है वेजिटेबल के लिए, अर्बोरिकल्चर फ्रूट्स एंड नट्स के लिए, एंड फ्लोरिकल्चर होता है प्लांट्स के लिए। तो इसमें से करेक्टली मैच्ड आपको बताना है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच ऑफ द पेयर नॉट मैच्ड पूछा है यहाँ पे। नॉट मैच्ड मतलब इनकरेक्ट बताना है। सो अब राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी। पोमोलॉजी ट्रीज एंड वुडी प्लांट्स नहीं होती है, इनफैक्ट दिस इज दिस। ओलैरिकल्चर वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर फ्लोरल प्लांट्स, एंड अर्बोरी यू कैन से ट्रीज एंड वुड प्लांट्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है नॉट मैच्ड जो आपको बताना है, तो द नॉट मैच्ड इज सी, पोमो इज नॉट मैच्ड एंड दिस अर्बोरी इज ऑल्सो नॉट मैच्ड। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नॉट मैच्ड बताना है मतलब 1 एंड 3, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी ट्रू है इसमें। 1 एंड 3, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, मतलब नॉट मैच्ड, इनकरेक्ट है। सो आंसर इज दिस 1 एंड 3। ये टर्म अभी काफी न्यूज में चल रहा है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। बायो लिविंग रॉक टेक्नोलॉजी रिसेंटली न्यूज में है। व्हाट इज दिस? डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की एज इससे डिटरमाइन करते हैं क्या? कोरल रीफ का रिस्टोरेशन करना है, बायो रॉक। ब्रेकिंग डाउन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, दिस बायो रेमिडिएशन। या फिर कार्बन सिक्विस्टरेशन, रॉक में हम सारा कार्बन दिस सिक्विस्टरेशन कर देंगे। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? बायो रॉक टेक्नोलॉजी है, दिस इज फॉर दिस कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग कोरल पॉलिप एंड एल्गे होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंज दे आर इंडिकेटर, और काफ़ी सेंसिटिव भी होती है एनवायरमेंटल चेंज के। तो दे आर डाइंग, कोरल रीफ्स आर डाइंग। और इनको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है दिस ओशन का, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इनको दिस डेवलप करने का बात है, रिस्टोरेशन ऑफ कोरल रीफ की है। सो दिस इज बी। कोरल रीफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर क्वेश्चन है इसमें। डिफरेंस बताना है एस्ट्रॉइड में और कॉमेट्स में। कॉमेट्स होते हैं ना, हेलीज कॉमेट, एक साइक्लिक इतने ईयर्स के बाद ये आते हैं कॉमेट्स, और एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रॉइड्स एक स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं। ये वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए। हमने क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल्स में ये पढ़े थे, रॉकी प्लैनेटॉइड्स। कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैसेज होती है, हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक मिनरल। तो दिस लुक्स राइट, दिस वन इज ट्रू। एस्ट्रॉइड फाउंड होते हैं मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर। तो ये इंटीरियर ये प्लैनेट्स होते हैं, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर दिस जोवियन प्लैनेट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और कॉमेट्स जो हैं वो मोस्टली वीनस और मरकरी में मिलते हैं। कॉमेट्स शो अ परसेप्टेबल ग्रोइंग टेल, एस्ट्रॉइड्स डू नॉट। यस, कॉमेट में ऐसे टेल होता है, टेल की तरह होता है। दिस इज कॉमेट, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सोलर दिस आ रहा है तो एक टेल फॉर्म होती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। दिस पार्ट इज ट्रू, बट कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिट वीनस एंड मरकरी नहीं। इनफैक्ट ये सब जगह वाइडली स्प्रेड है, दिस बाहर सोलर सिस्टम के बाहर भी होते हैं, और फ्रिक्वेंटली ये ऐसे ट्रैवल करते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ओनली 1 एंड 3, बी 1 एंड 3। 2 इज रॉन्ग, वीनस एंड मरकरी रॉन्ग। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। वीनस अभी फिर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर में देखा था। वाई? वीनस में CO2 बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमको लगता था वीनस में कभी लाइफ हो नहीं सकती है, बट अभी कुछ यहाँ पे सिम्टम्स दिखे, फाइंडिंग्स आई है। हमारा फोकस सारा मार्स में होता था, बट वीनस में भी दिस एक्स्ट्रा लाइफ पॉसिबल है, टेरेस्ट्रियल। सो दिस इज वीनस। फाइंडिंग्स अभी यहाँ पे वर्कम कर रहे हैं। 1 एंड 3। नंबर 14, जोग्राफिक रीजन है हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम किस जोग्राफिकल रीजन की बात कर रहे हैं। वार्म है, गर्म है, और ड्राई क्लाइमेट होता है यहाँ पे। माइल्ड और वेट विंटर होती है, विंटर में रेंज होगी यहाँ पे। एवरग्रीन ऑक के ट्री मिलते हैं यहाँ पे। सो यू हैव टू टेल ये कौन सा जोन है।
अबव फीचर आर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? क्या ये मेडिटेरेनियन है, ईस्टर्न चाइना है, सेंट्रल एशिया है या फिर अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है? विंटर रेन्स कहाँ पे होती है? दिस शिफ्टिंग ऑफ दिस विंड्स के कारण मेडिटेरेनियन में। यहाँ पे यूजुअली ड्राई भी होता है, माइल्ड एंड वेट विंटर होता है और एवरग्रीन ऑक ट्री भी होता है। सो दिस एरिया इज मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मेडिटेरेनियन का सी एंड ऑल यहाँ की जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं मैपिंग में फेवरेट है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। सो दिस इज ए मेडिटेरेनियन। नंबर 15, बाउंड्रीज हैं नेशनल पार्क की डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, इस पे हमने अभी एक क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस किया था कपल ऑफ डेज बैक। तो नेशनल पार्क डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन होता है, एक कानून के थ्रू बनाया गया है कि दिस इज नेशनल पार्क। इज इट ट्रू? बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर होता है टू कंजर्व अ फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज, एक कुछ ही स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए बायोस्फीयर है, सबके लिए नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो लिमिटेड होती है, बायोटिक इंटरफेरेंस परमिटेड है। नेशनल पार्क में स्ट्रिक्टली होता है, परमिशन अलाउ नहीं होगा दिस ह्यूमन, बट सेंचुरी में एक लिमिटेड इंटरेक्शन अलाउ होगा, बायोटिक इंटरफेरेंस। आपको बताना है करेक्ट क्या है। दिस इज ट्रू, कानून के थ्रू आता है लेजिस्लेशन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस परमिटेड होता है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ये फ्यू स्पेसिफिक स्पीशीज की नहीं होती। इनफैक्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है 2014 पेपर में हमने अभी देखा, प्रीलिम्स 2014, बायोस्फीयर बेस्ट होते हैं बिकॉज इसमें ह्यूमन एंड दिस नेचर सस्टेनेबल वे में वहाँ पे रहते हैं, कोर एरिया, बफर एरिया। सो दिस इज नॉट फॉर फ्यू स्पेसिफिक। बायोस्फीयर में बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं, नीलगिरी। सो दिस इज सी, 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो ज्योग्राफी के कंप्लीट होते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स, with reference to the monetary policy committee, MPC कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में है बिकॉज इन्फ्लेशन भी है और रिवाइवल भी ज़रूरत है, रेट्स की भी हमें डिसाइड करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो रेपो रेट जो होती है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट होती है, डिटरमाइन होती है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इज इट ट्रू? एमपीसी डिसीजन ले रही है, रेट कट्स अभी हो रहे थे। एस्टैब्लिश जो हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी थी वो इंजेती श्रीनिवास कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था। बताना है कि करेक्ट क्या है। तो यस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट फिक्स कर रही है। अभी इसमें रेट कट किए, रेट कट किए मतलब इजी मनी पॉलिसी है। इजी मनी पॉलिसी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है, बट अगर ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। एमपीसी का एक और मैंडेट है 4 ± 2% पे इन्फ्लेशन को कंटेन करना है। तो ज़्यादा रेट कट नहीं के इसके स्कोप नहीं बचता है एमपीसी के पास, बट रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय दिस एमपीसी। ये इंजेती श्रीनिवास कमेटी बिल्कुल नहीं है, ये उर्जित पटेल साहब की कमेटी थी। सो दिस इज बी, 2 ओनली करेक्ट। केवल नहीं, इसमें जो करेक्ट है दैट इज दिस ए ओनली, दिस इज रॉन्ग, द ए ओनली, दिस इज ए, 1 ओनली इज द राइट ऑप्शन। ओके, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट एंड दिस इज नॉट इंजेती, दिस इज उर्जित पटेल। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग भी कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में हम पढ़ते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग रिसेंटली न्यूज़ में होता है, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग ये वो प्राइस होती है जिसमें कंपनी सेल करेगी इंटरमीडिएट गुड्स को टू अदर कंपनी। इंटरमीडिएट गुड्स हैं, फाइनल गुड्स नहीं है, दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर प्राइसिंग ये वो प्राइस होती है जिसपे गुड्स ट्रांसफर्ड होते हैं विद इन ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, इतना बड़ा एग्लोमरेट है, टाटा की एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ऐसे कुछ डील कराना है, दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या ये ट्रू है? प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन शेल कंपनी। शेल कंपनी मतलब दे आर लाइक हॉलो, दिस जस्ट फेस होता है वो, उसमें अगर कुछ डील हुआ है तो वो शेल कंपनी है। प्राइस एट विच वन कंपनी ट्रांसफर इट्स गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर स्टॉकिंग पर्पज, अगर स्टॉक्स बनाने के लिए हो रहा है तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगी, ट्रांसफर किया है। ये जो राइट ऑप्शन है ये बी होता है, दिस बी। कई बार ये ट्रांसफर प्राइसिंग का न्यूज़ इसलिए भी होता है बिकॉज इसका इलीगल यूज़ करते हैं, ये लूप होल्स में खेलते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस में एक अपनी कंपनी दिस दूसरी कंपनी जो विद इन दिस पेरेंट कंपनी है उसको प्रोडक्ट सेल कर देगा और इनकी बुक्स बेटर हो जाएगी इन्फ्लेटेड प्राइस में। तो दिस हैपन्स एट टाइम्स। तो दिस इज गुड्स एंड ट्रांसफर्ड विद इन ग्रुप कंपनीज, बी इज द राइट ऑप्शन ट्रांसफर प्राइसिंग का। रेग्रेसिव टैक्सेशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। एक और तरीका हो सकता है क्लासिफिकेशन का कि वो रेग्रेसिव है या फिर प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप पे उतना ही ज़्यादा टैक्सेशन लग रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव हो गया।
रेग्रेसिव इज नॉट प्रोग्रेसिव। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वीएटी, वैट, इनमें से रेग्रेसिव क्या है? सी, सेल्स टैक्स आप अगर 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो भी उतना ही दोगे, एक जो नॉर्मल इतना पैसे नहीं कमा रहा है वो भी उतना ही देगा। जीएसटी भी सेम लगेगा, रोटी आपको खाना है सेम 5% जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स भी सेम होगा, तो ये रिग्रेसिव है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी। डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन 2, 3 and 4 ओनली। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स, इसमें कारण क्या है दैट मेक अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन गुड फॉर द इकोनॉमी। एमपीसी हमने पढ़ा, इन्फ्लेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, 4 + -2, बट ऐसा भी नहीं है कि हमें इन्फ्लेशन जीरो कर देना है या नेगेटिव कर देना है, नो, वो और डिजास्टरस हो जाता है। एक हेल्दी इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, इससे कंजम्पशन लेवल बढ़ता है, कंजम्पशन कंपटीशन भी आएगा, दिस एक हेल्दी कंजम्पशन लेवल बना रहेगा, बिजनेस प्रॉफिटेबल होते हैं, ट्रू। कल हमने देखा था इन्फ्लेशन से डेटर और क्रेडिटर में क्या इंपैक्ट आता है, ये इंड्यूस करेगा पीपल टू सेव मोर। ये सारे ऑप्शंस एब्सोल्युटली ट्रू हैं, दैट इज वाई इन्फ्लेशन का एक हेल्दी लेवल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, 4 ± 2 रेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग लाइन ऑफ क्रेडिट? लाइन ऑफ क्रेडिट पे हम लोन्स देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये एक बैंक टू अनदर बैंक है, ये यूजुअली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंट्री के बीच में, तभी लाइन ऑफ क्रेडिट आता है। ये एक प्रीसेट अमाउंट ऑफ मनी है, बैंक हैज अग्रीड टू लेंड, एक पहले से ही फिक्स कर दिया है इतना पैसा का लाइन ऑफ क्रेडिट आपको मिलेगा। कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट फॉर विच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बीन इशूड। कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ विच फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बीन इशूड। तो आपको बताना है ट्रू क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में। सी, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब होता है, इंटरनेशनल में भी ये यूज होता है कि जैसे हमने एक कंपनी ने पहले बैंक ने अग्री कर दिया कि आपको से 1 बिलियन का हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। ये लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब आप इतना पैसा इससे निकाल सकते हो इस प्रीसेट रेट पे, आप उसको वापस रीपे भी करोगे, वो वापस रिन्यू भी होता जाएगा, सेम चीज। सो द आंसर हियर इज दिस सी, प्रीसेट अमाउंट ऑफ मनी है दैट अ बैंक हैज अग्रीड टू लेंड, दैट इज दिस लाइन ऑफ क्रेडिट। यहाँ एक और बात होती है, जैसे आपको $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है, बट आपने विड्रॉ उससे केवल 0.5 बिलियन किया, तो केवल 0.5 बिलियन पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना कि पूरे अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट पे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये सबसे अप्रोप्रिएट है, दैट इज दिस स्टेटमेंट नंबर सी। द राइट आंसर हियर इज दिस सी। सो दिस कंप्लीट्स इकोनॉमिक्स। लेट अस मूव टू करंट अफेयर्स नाउ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी ने अभी बहुत सारी परचेजेस अप्रूवल किया था, ओके किया था। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी को हेड क्या करेंगे? डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होते हैं, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए। सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है इसमें। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करते हैं दिस सी, डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। इंडिया जॉइंट मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स एक्सरसाइज करता है दिस फ्रेंडली लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। प्रिपेयर अ लिस्ट, दीज आर वेरी कॉमन, फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति क्या मालदीव्स के साथ है, श्रीलंका के साथ है, नेपाल के साथ है या फिर बांग्लादेश के साथ है? तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है दिस श्रीलंका के साथ। नंबर 23, अगरतला अखौरा रेल लिंक रेलवेज के थ्रू है, अगरतला से अखौरा, ये कनेक्ट करेगी इंडिया और म्यांमार को वाया रोड, मतलब ये रोड के थ्रू कनेक्शन है दिस अगरतला अखौरा रेल लिंक में, रोड कनेक्शन है, ये रेलवेज है। और जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये वाटर के थ्रू होगा, दिस ओशियन के थ्रू कनेक्ट करेगा अगेन इंडिया एंड म्यांमार को। सो यू हैव टू टेल इसमें से करेक्ट क्या है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट बिल्कुल ट्रू है, हम वाटर के थ्रू यहाँ से ऐसे दिस जाएंगे म्यांमार में। अगरतला अखौरा रेल लिंक ट्रेन लिंक है, बट ये इंडिया और म्यांमार नहीं है, दिस इज बांग्लादेश। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी, 2 ओनली, सी। ये है इंडिया, कोलकाता पोर्ट है, ये हुगली रिवर आया, यहाँ पे आ गए हम। ये 539 किलोमीटर हम सी से ट्रेवल करेंगे और सितवे पे जाएंगे। सितवे से ये कलादान रिवर जेटी से हम पलेतवा पहुंचेंगे, देन पलेतवा से एक 62 किलोमीटर का हाईवे है, बॉर्डर क्रॉसिंग, हाईवे से फिर एक और हाईवे, ये म्यांमार है, और ये हमारा इंडिया यहाँ से चालू हो जाएगा। ये यहाँ से इंडिया चालू हुआ और अपन आइजवॉल यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये किस स्टेट की कैपिटल है? आंसर
तो हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कोलकाता से स्टार्ट हुए तो दिस 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 दिस, तो दिस इज कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। हमारे साथ सबसे बड़ा जो बॉटलनेक आता है वो ये है कि इससे कनेक्टिविटी बहुत इजीली हम नहीं कर पाते हैं नॉर्थ ईस्ट से। दैट इज वाई हम ट्राई कर रहे हैं, या तो सी के थ्रू जाएं या फिर बांग्लादेश के साथ अग्रीमेंट करके क्रॉस करें। सो दिस इज कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। नंबर 24, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये कौन रिलीज करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, WEF, एमनेस्टी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एमनेस्टी ऐसे कोई काम नहीं करेगा, एमनेस्टी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बोगस। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था। द राइट ऑप्शन इज दिस, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। Why is a plant called this नीला वेम्बू कुडिनीर? नीला वेम्बू कुडिनीर मेंशन्ड है न्यूज में, अभी काफी न्यूज में चल रहा है ये नीला वेम्बू कुडिनीर। ये एक्सट्रैक्ट बेनिफिशियल है मैनेजमेंट डेंगू फीवर के लिए। ये टेंड्स टू रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रोज। ये हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी डैमेज को कम करने के लिए। इसके जो एक्सट्रैक्ट हैं उससे हम बनाते हैं पेस्टिसाइड्स, फ्यूमिगेशन, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से सारे गलत है। राइट ऑप्शन हियर इज दिस, राइट ऑप्शन इज दिस ए। डेंगू का बहुत ज्यादा अभी थ्रेट चल रहा है, कोविड भी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये काफी यूज है, दिस नीला वेम्बू कुडिनेर। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस नीला वेम्बू कुडिनेर। दिस इज फॉर डेंगू फीवर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इंटरनेशनल इज बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कलादान मल्टी मॉडल, दिस इज कलादान मल्टी मॉडल। देन दिस इज अगरतला, अखौरा एंड कलादान। मित्र शक्तिज विद श्रीलंका। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस मिनिस्टर। लाइन ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट हमने समझा। मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? दैट इज गुड, दैट इज बाय 4+-2 है, 4+-2 से भी कम नहीं जाना है, 6 से भी ऊपर नहीं जाना है, इसके बीच में रखना है। दिस इज रेग्रेसिव नेचर एंड प्रोग्रेसिव। ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज जियोग्राफिकल रीजन, मेडिटेरेनियन। Comets and asteroids के differences, Bio-rock technology, and these are Pomo, Oleri, Arbori and this floriculture. तिरुकुरल तमिल लिटरेचर, गुरु नानक देव जी, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे हमने देखे। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, हरप्पन सेटलमेंट, एंड दिस इज नाट्य शास्त्र। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर पोस्ट की रिक्वायरमेंट, असिमेट्रिक फेडरलिज्म इंडिया में क्या दिखाता है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, एंड दिस इज आर्टिकल 61, एंड दिस इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स. So these are 25 MCQs. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.